सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव पुनः आप लोगों के बीच में एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा विषय है, मैंने जैसा कि कल आपको बताया था कि आज मैं जिस विषय पे बात करूँगा वह मेरा विषय होगा ओलंपिक। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ओलंपिक क्यों आवश्यकता पड़ गई, क्यों इस विषय पे हमें बात करने की आवश्यकता पड़ गई। क्योंकि आप सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं देने के लिए सामान्य अध्ययन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। ओलंपिक 2020 में जो होने थे वो ओलंपिक 2021 मध्य 2021 में प्रारंभ किए गए हैं, तो निश्चित कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महत्वपूर्णता को देखते हुए मुझे लगा क्यों ना मैं ओलंपिक पे बात करूं। कल इसीलिए मैंने मीराबाई चानू की आपसे बात की, पूरे इतिहास पूरे जीवन दर्शन की बात की, किस तरह वो इस ऊंचाइयों पर पहुंच सकी। तो मैं आज उसी की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए जो हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है, हर एक खिलाड़ी का अपना एक सपना होता है कि मुझे ओलंपिक खेलने का मौका मिले। तो क्या है इस ओलंपिक में, क्या खास बात है इस ओलंपिक में, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहली तो आवश्यकता इसलिए पड़ जाती है, ओलंपिक इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा क्यों आवश्यक है? चर्चा इसलिए आवश्यक है कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में जो टोक्यो 2020 में जिस ओलंपिक का आयोजन कराना था, जहां किया जाना था, वह कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल कर देने के बाद वह मध्य 2021 में आयोजित किया जा रहा है, जिसका आगाज हो चुका है। भारत ने भी अपने आगाज और अंदाज में उसको खेलना प्रारंभ कर दिया। उस आगाज और अंदाज का पहला परिणाम हमारे सामने था मीराबाई चानू का। चर्चा का विषय कोविड-19 वैश्विक महामारी में क्या खेल इतने इंपॉर्टेंट थे। तो जो प्रश्न आपका उठेगा, जो सवाल आपके उठेंगे कि लोगों ने मना किसने सबसे पहले किया, तो दो देश आप याद रखिएगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इन दो देशों ने सबसे पहले अपनी नाराजगी कह लीजिए या चाहे कह दीजिए कि अपना रिफ्यूजल उन्होंने दे दिया कि मैं इस गेम में भाग नहीं लूंगा या मैं इसमें प्रतिभाग नहीं करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा देश संपूर्ण विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा था। तो उनमें इस तरह का खेल, जो कुदरत का खेल चल रहा था, इस तरह का खेल खेल पाना बहुत ही मुश्किल था। एक तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस समय जब ये बातें चल रही थी तो बजट का एक निर्धारण, क्योंकि पैसा, देखिए आर्थिक व्यवस्था को भी हमें देखना है। सवाल आपके, पहला सवाल जो उठेगा वो ये पूछेगा सबसे पहले किन दो देशों ने मना किया था या किसने मना किया था। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, दो कंट्रीज थी, उसके बाद और सारी कंट्रीज आती गई, लेकिन शुरुआत इन्हीं दोनों की थी। बात आती है अर्थव्यवस्था की। 2020 में टोक्यो को जो बजट था वो $12.6 बिलियन था, $12.6 बिलियन। लेकिन उसको देखा गया कि बाद में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो हमारी बनती है, जिसको हम IOC बोलते हैं, इन्होंने निर्णय किया कि अगर यह है खेल एक साल के लिए हम आगे बढ़ा रहे हैं, इन खेलों को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा नुकसान हुआ है, जो बजट हमारा है, उस बजट को बढ़ाया जाए। और बजट जब बढ़ाने की बात हुई तो वो $6.6 बिलियन क्या हुआ, इसमें इंक्रीज कर दिया गया। तो आज अगर देखा जाए तो हमारे पास जो बजट है वो $18.6 बिलियन का हमारे पास बजट है, जिसके माध्यम से इन खेलों को हम संपन्न करा रहे हैं। अब आते हैं हम इसके इतिहास पे कि इसका इतिहास क्या है। देखिए, कोई भी गेम पहली बार एकाएक नहीं खेला जाता, उसका कुछ ना कुछ पुराना एक इतिहास रहता है। अगर आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो हमारे पास वन मानुषों का कह लीजिए, चिंपैंजी का कह लीजिए, होमो सैपियंस का एक हमारा जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये स्ट्रक्चर कैसे आया है, इस स्ट्रक्चर के पीछे पहले एक पूरा इतिहास है। हम आदि मानव थे। तो यह जो भी गेम खेला जा रहा था, वो गेम जब मनुष्य ने जीवन पर अवतरित हुआ है, जब मनुष्य ने अपना रूप जब पृथ्वी पर रखा है, तो तभी से गेम कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। गेम दो तरह के होते हैं, थोड़ा सा मजाक भी उसमें हो जाएगा। गेम दो तरह के होते हैं। एक तो गेम होता है जो आप सबके सामने खेल रहे होते हैं, एक अपने लाइफ के साथ गेम खेल रहे होते हैं, और जो सबके सामने आप खेल रहे होते हैं उसके भी दो तरीके हैं। एक आप निष्पक्ष रूप से खेल रहे होते हैं, एक लोग आप गेम चल रहा होता है आपके दिमाग में, एक गेम खेल रहे होते हैं दूसरों के नीचे। मैं उस गेम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस गेम की बात कर रहा हूँ जो आपसी सौहार्द, आपसी लगाव, आपसी तालमेल, इन गेमों पर जो आधारित था। वो आपसी तालमेल, आपसी सहयोग, आपसी सद्भाव, ये कैसा इस देशों के बीच में। तो यह जो हमारा ओलंपिक खेल जब प्रारंभ हुए, इसका इतिहास जो था वो 2800 साल पुराना इतिहास है। 2800 साल पहले हम देखा होगा आपने, यूनान देवताओं का देश कहा जाता था। यूनान में बहुत सारे दार्शनिक हुए। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, राजनीति विज्ञान का शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूं कि
यूनान हमारे पास दार्शनिकों से भरी हुई एक परंपरा थी, एक पद्धतियाँ चली आ रही थी। उन परंपराओं को देखेंगे, उन ज्ञानदायिनों को आप अगर देखेंगे, उसमें क्या कहते हैं, एक ज्यूसस नाम के एक देवता हुआ करते थे, जिस देवता के बल, शक्ति और पराक्रम को देखते हुए इस खेल का आयोजन किया जाता था। सबसे पहले यूनान में हुआ। वहाँ के जो मूल देवता थे ज्यूस, उन्हीं के आधार पे, उन्हीं को एक मानकर, उनको एक पुण्य आत्मा मानकर, उनकी शक्ति, बल और पराक्रम, कौशल को देखते हुए इस गेम का आयोजन किया जाता था। 776 ईस्वी में पहली बार इस खेल को खेला गया और 394 एडी तक लगातार इसके आयोजन किए जाते रहे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, जो आपके जानने वाली बात है, वो यह महत्वपूर्ण बात है कि इस गेम में अभी तक महिलाओं को भागीदारी नहीं मिली थी। ध्यान रखिएगा चीज़ को। सवाल जो उठते हैं वो यहीं से उठते हैं कि महिलाओं को इसमें भागीदारी नहीं मिली थी और यहाँ पर पुरुष वर्ग ही इसका आयोजन करता था और पुरुष वर्ग ही क्या कहते हैं, देखने का भी केवल आधिकारिक रूप से अपने पास वो अधिकार रखता था। अर्थात आयोजन करना, प्रतिभाग करना और उसको दर्शक दीर्घा में बैठ कर देखने का भी जो श्रेय था वो किसको था? वो केवल जो अधिकार थे वो किसे थे? वो केवल पुरुष वर्ग को था। महिलाओं को यहाँ नीचे रखा गया। लेकिन कल की घटना जब मीराबाई चारू को आप देखते हैं, जिस महिला को वहाँ पर खेलने में 376 से 394 बीसी में मना कर दिया जाता था, उस समय क्या था? आज वो महिलाएं पदक जीत के सबसे पहले भारत का नाम रोशन कर रही हैं। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, देश काल के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। तो कितने दिन तक आप उन महिलाओं को नहीं देंगे अधिकार? समय बदलता है और समय बदलने के साथ साथ व्यवस्थाएं बदलती हैं। वो व्यवस्था बदलने का दौर आ चुका था। समय बदल रहा था, व्यवस्थाएं बदल रही थी और 394 में रोम के राजा थियोडोसियस ने इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया। रोम, बता दूं, रोम इटली में स्थापित है और रोम जो है, इटली क्या कहते हैं, इस समय आपने देखा है वैश्विक महामारी से किस प्रकार से जूझ रहा है। आप उन चीज़ों को आपने महसूस किया है, आपने देखा है। इस भयावह जो 2 वर्ष आपके गुजरे हैं, इनको आपने बहुत ही अच्छे से महसूस किया है। उस रोम के राजा ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और ये अगले 1500 वर्षों तक इस पर कोई भी खेल का आयोजन नहीं किया जाएगा, इस प्रकार का उसका स्टेटमेंट आया और उसका पालन भी किया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फिर यह दौर फिर गुजरता गया और दौर गुजरने के साथ साथ बैरोल पियरे डी कार्बोनेटिक ने पुनः 1875 ईस्वी में ओलंपिया स्टेडियम, जो कि यूनान में, इसकी खोज की और वहाँ से उन्होंने फिर से ओलंपिक गेम कराने की एक शुरुआत प्रारंभ कर दी। अगर कभी आपके सामने सवाल आता है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जो उत्तर होगा वो बैरोल पियरे डी कार्बोनेटिक ही होगा। यही वो महान था, यही वो जन्मदाता था, यही वो जननायक था, यही वो जनक था, यही वो पिता था जिसने ओलंपिक को फिर से एक नया रूप, नया स्वरूप धारण कराया। 1896 के एथेंस में प्रथम आधुनिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम यहीं पर कराया गया। सन 1900 में एक नया परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन का जो दौर था, वो परिवर्तन का दौर यह था कि वहाँ पर महिलाओं को उसमें प्रतिभाग करने का अधिकार दे दिया गया। यह जो ओलंपिक 2800 साल पुराना जो अपना इतिहास लेकर चला रहा था, उसको 19वीं शताब्दी के पहले दशक में इसको जाके ये अधिकार मिल पाया कि महिलाओं के साथ खड़े होकर महिलाओं को भी प्रतिभाग करने की पहली बार इसमें स्वतंत्रता दी गई। पहली बार महिलाओं को इसमें प्रतिभाग करने का एक आदेश दिया गया कि महिलाएं अब इसमें स्वतंत्र रूप से इसमें प्रतिभाग कर सकती हैं। और तब इसमें क्या हुआ, महिलाओं ने प्रतिभाग करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक काला समय फिर आता है और 1916, 1940 और 1944, यह 3 डेट आप याद कर लीजिए। इन 3 डेटों में यह गेम नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया, तो उसके पीछे रीजन बता दूं। 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध का उस समय मचा हुआ था। पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था। लोग अपने जान को बचा रहे थे, लोग अपने देशों को बचा रहे थे, लोग अपने देश को बचा रहे थे। उन परिस्थितियों में ओलंपिक खेल करा पाना संभव नहीं था। 1916 में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौर से हम गुजर रहे थे और उस दौर में भी यह करा पाना संभव नहीं था, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, यह संभव नहीं हो पा रहा था। ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें तो 2 इसके रूप मिलते हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। अभी तक मैंने जितनी बातें आपसे की हैं, हमने
2800 साल पुराने इतिहास से लेके 394 ईस्वी तक की जो बात की हमने, 1500 वर्षों तक जो उस पर प्रतिबंध रहे, या 1896 में जो पहली बार एथेंस में जो गेम खेले गए, 1900 में जो मताधिकार की जो बात हुई, ये सारी बातों को अगर हम ले लें 1926 के पहले तक मैं जो भी आपसे बातें कर रहा था, ये सारी बातें 1924 के पहले मैं सारी बातें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात कर रहा था। अभी मैं शीतकालीन खेलों की बात मैं नहीं कर रहा था। शीतकालीन खेलों की बात कब शुरू होती है? शीतकालीन खेलों की बात सबसे पहले स्टार्ट होती है 1924 से। 1924 वह तिथि है जहां से हम शीतकालीन ओलंपिक खेलों पर अपने ध्यान को दृष्टिगत करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य है कि इस सामान्य अध्ययन में हम ओलंपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा छूट ना पाए। अगर किसी भी परीक्षा में ओलंपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे कर लें। एक प्रश्न और बनता है, प्रश्न ये बनता है कि ओलंपिक में कौन कौन से खेलों को शामिल किया जाता है। इसका जो जवाब है वो जवाब ये है कि वह ऐसे खेल जो 25 देशों में खेले जाते हैं, उन 25 देशों में खेले जाने वाले खेलों को हम ओलंपिक खेलों में क्या करते हैं? शामिल करते हैं। अगला इसी में आप देखेंगे ऐसे 5 देश हैं जिन्होंने हर ओलंपिक की प्रतिभागिता, हर ओलंपिक खेलों में अपने को प्रतिभाग किया है। वो जो 5 देश हैं वो है ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, ग्रीस है, ब्रिटेन है और स्विट्जरलैंड है। इसमें ग्रीस इसका जन्मदाता है, लेकिन एक देश ऐसा है ब्रिटेन। कभी अगर सवाल आता है कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसने अभी तक के सभी ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रहा है, अभी तक के जितने भी ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें वो विजेता पद, उसको स्वर्ण पदक मिला ही मिला है, वह देश अगर पूछा जाता है तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वह आपका ब्रिटेन होगा। लेकिन सन 1932 की अगर आप बात करेंगे, सन 1932 में एक नया चेंज हो रहा था। मैं अभी आपसे चर्चा मैं यहां पे हिटलर की भी करूंगा, हिटलर की भी चर्चा करूंगा, लेकिन वो लास्ट में वाकया बताऊंगा कि हिटलर ने उस समय क्या नस्ल भेद पैदा किए थे 1932 में। लेकिन 1932 के दौर में एक नई चीज का परिवर्तन हो रहा था। 1932 में आपने पोडियम का नाम सुना होगा। पोडियम होता क्या कि जिस पर आप खड़े होकर आपको प्रदर्शित, आपको इनाम दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है, उसे पोडियम कहते हैं। तो सबसे पहले पुरस्कारों पे पोडियम पे खड़े होकर पुरस्कार देने की जो परंपरा थी 1932 में स्टार्ट हुई। और हुआ कहां पे? ये देखिए, हुआ ये लॉस एंजल्स, जिसको विश्व का हॉलीवुड बोला जाता है। प्रश्न अगर पूछा जाए विश्व का हॉलीवुड किसे बोला जाता है? लॉस एंजल्स। और भारत का हॉलीवुड किसे बोला जाता है? मुंबई को। ध्यान रखिएगा इस चीज को। वहां पर सबसे पहले 1932 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, अर्थात स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, ये तीनों पदकों के बारे में बताया गया। और जो बीच का था, वह जो बीच में जो व्यक्ति खड़ा होता था वह स्वर्ण पदक का होता था, और दाहिने तरफ आपका जो होता था वो कांस्य पदक होता था, और जो बाएं तरफ था वो दाहिने तरफ आपका रजत पदक हुआ करता था, और बाएं तरफ आपका जो व्यक्ति खड़ा होता था वो कांस्य पदक का होता था। ब्रॉन्ज मेडल उसे मिलता था। यह जो खेल अभी तक मैं बता रहा था, यह क्या था? यह ग्रीष्म खेलों की लगभग शुरुआत 1924 के पास जो दिखाई दे रही थी ग्रीष्म खेलों की। क्या भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, भारत ने कब प्रतिभाग किया? प्रश्न उठता है, क्योंकि हम भारतीय संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संदर्भ में पढ़ते समय हम भारत को अछूता नहीं छोड़ सकते। भारत को भी हमें देखना होगा, और भारत किन परिस्थितियों में और कब भारत ने अपने इसमें कदम रखे, कब भारत ने अपने आपको इसमें दावेदारी ठोकी। तो 1920 का वाकया है। एंटवर्प वेंजियल में सबसे पहले भारत ने इसमें प्रतिभाग किया, लेकिन किस्मत हमारी थी कि हमारा साथ नहीं दिया और हम कोई पदक नहीं जीत पाए। लेकिन नर हो न करो निराश मन को, नर हो न करो निराश मन को, अपने मन को आपको निराश नहीं करना था। और उस 1920 के पदक से जब हम हारे थे, उसके बाद हम लगातार पदकों को कहीं ना कहीं हम जीतते चले आ रहे हैं। आपने देखा अभी हमारे पास कल पदक मेरे पास आया है। मुझे उम्मीद है कि आज की डेट में, आज और कल तक में हम फिर भारत के पास, हमारे पास कोई ना कोई पदक जरूर आएगा। हम 1920 में जब हमने प्रतिभाग किया था, उस समय बच्चे ने केवल उसमें खड़ा होना सीखा था। हम दौड़ नहीं सकते थे, लोग दौड़ रहे थे और हम केवल पहली बार खड़ा हुए थे 1920 में। जब 1920 में हम खड़े हुए थे, आज हम दौड़ने की स्थिति में हैं। आज हम हर देश से वो क्षमता, वो जज्बा, वो जुनून रखते हैं कि उसके साथ हम चल सकते हैं। और एक बात बताता हूं कि 1920 के इस समारोह में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले प्रतिभाग कब किया, तो 1920 में। और 1920 में भी कब शीतकालीन जो खेल हुआ, ग्रीष्मकालीन जो खेल हुआ करते थे, उसमें प्रतिभाग किया। क्यों? क्योंकि शीतकालीन खेलों के प्रारंभ कब हुआ था? 1924 में।
एक और महत्वपूर्ण, इसमें शपथ ग्रहण समारोह की भी बात चली। देखिए 1920 कितना इंपॉर्टेंट है, शपथ ग्रहण समारोह भी यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर क्या नाम है, पहली बार आप देखेंगे ओलंपिक ध्वज की बात भी यहाँ पर उठने लगी। ओलंपिक ध्वज की बात अगर मैं करूँ कि ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कहाँ पर, ओलंपिक ध्वज कब का निर्माण कब हुआ था, सवाल यह आता है ओलंपिक ध्वज का निर्माण। क्योंकि देखिए अब कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो बारीकियां आपको समझना आना चाहिए। सवाल अगर आता है कि ओलंपिक ध्वज का निर्माण कब हुआ था, तो 1913 में। सवाल आता है कि उद्घाटन इसका कब हुआ था, 1914 में। और अगर सवाल ये आता है कि ये फहराया कब गया था, तो एंटवर्प के स्विट्जरलैंड वाले, जो मैंने अभी आपको बताया विश्व का हॉलीवुड, जो एंटवर्प की जो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें भारत ने प्रतिभाग किया था 1920 में, सबसे पहले वहाँ पर ओलंपिक के ध्वज को बनाकर वहाँ पर क्या किया गया था, फहराया गया था। इस ध्वज का अनुपात क्या है, इस ध्वज का अनुपात 2:3 के अनुपात में ध्वज तैयार किया जाता है। ये 5 छल्लों का बना हुआ ध्वज होता है, 5 छल्ले उसमें प्रदर्शित होते हैं। उन छल्लों का अपना एक कलर होता है, और उन छल्लों का जो कलर होता है वो कलर किसी एक महाद्वीप को प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, उस महाद्वीप को बता रहे होते हैं, उस महाद्वीप का नेतृत्व कर रहे होते हैं। वो जो 5 कलर हैं उसमें पीला है, हरा है, काला है, लाल है और नीला है। हम कलरों की भी चर्चा कर लेते हैं। हम अगर पीले कलर की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप को बता रहा होगा, हम हरे की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को बता रहा होगा, हम काले की बात करेंगे तो अफ्रीका को बता रहा होगा, हम लाल की बात करेंगे तो अमेरिका को बता रहा होगा, हम अगर नीले की बात करेंगे तो यूरोप को प्रदर्शित कर रहा होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है, इसमें कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी तक ओलंपिक खेलों का अपने के यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं किया है। वह जो उत्तर आता है, वह उत्तर आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप काले कलर का उसका रिंग है, वो काले कलर को प्रतिभाग करता है और वो बताता है कि वहाँ पर अभी तक कभी भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। देखिए भारत के प्रतिभाग करने के साथ साथ एक नई चीज़ें और भी देखने को मिली। 1920 में जब भारत ने पहली बार प्रतिभाग किया, उसमें 3 इसका उद्देश्य वाक्य भी निकलकर सामने आए। 3 इसके उद्देश्य बताए गए, वो CTS, FORTIES, RTS। CTS का मतलब होता है तेज, FORTIES का मतलब होता है ऊंचा, और RTS का मतलब होता है बलवान। 3 उद्देश्य वाक्य के माध्यम से, और ये बताया गया कि ओलंपिक में वह लोग भाग ले सकते हैं जो तेज हो, ऊंचाई पे छूने वाले हों, और अपने बलवान, अपने बलिष्ठता के आगे तो जा सकें। उस देश के लोग इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे, उस देश के लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे। इस तरह का एक उद्देश्य वाक्य तैयार करके 1920 जब भारत प्रतिभाग करता, नई नई चीज़ों से उस समय एक स्वरूप के रूप में ली, और उसका मोटिवेशनल जो उसका डेवलपमेंट होना था वो शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि तेज, ऊंचा और बलवान, या जो 3 उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को भारत ने क्या किया, पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आपने देखा होगा ओलंपिक में एक मशाल लेके दौड़ते हैं। वो मशाल क्या है, वो मशाल कहाँ से आई, किस तरह के मशाल की प्रयोजना की गई, कैसे मशाल आया, क्या इसका इतिहास है, क्या इसका भूगोल है, इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे मिस्र की एक देवी हुआ करती थी जिनका नाम था प्रोमेथेस। यह जो देवी थी, यह 1908 के एम्स्टर्डम में पहली बार नीदरलैंड में इस मशाल का इस्तेमाल किया गया था, और इन देवी को साक्षी मान के किया जाता था। यह देवी को चढ़ावा है, यह देवी के द्वारा दिया गया आशीर्वाद है। वह जो आशीर्वाद के रूप में जो मशाल को जलाते थे, वो देवी की आज्ञा के रूप में जलाते थे, और उस प्रोमेथेस देवी से आज्ञा लेकर उस मंदिर से जब वो मशाल लेकर निकलते थे, और जब पहली बार नीदरलैंड में जाके 1928 में एम्स्टर्डम में उस मशाल को वहाँ पर पहली बार प्रज्वलित करके वहाँ पर उस खेलों का आयोजन किया गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे, मशाल रिले की अगर बात करेंगे, मशाल रिले जब लेके दौड़ते हैं उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो कुछ जगहों पे मिलता है कि 1994 में देखने को मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ से 100 साल पहले 1894 में इसको पेरिस में देखने को मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम सही तरीके से देखा जाए तो 1994 में क्या कहते हैं, पहली बार रिले आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसको और व्यापक तौर पे देखेंगे, जब देशों के रूप में इसको गुजारा गया था, 2004 की घटना आपको याद होगी। पूरा विश्व गुंजायमान था, ओलंपिक का बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ था। उस समय एथेंस में जो ओलंपिक खेल हो रहे थे, उसमें विश्व के 27 देशों से और 34 शहरों से उस मशाल को गुजारा गया था। इस मशाल को उससे गुजारने के बाद जो आयोजक देश हुआ करते हैं, उस देश को इस मशाल की राख को सौंपा जाता है और इस खेलों का वो आयोजन करता है। सवाल कभी अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार देशों के साथ रिले का आयोजन कब किया गया, तो 2004, ध्यान रखिएगा।
और सवाल कभी अगर ये आता है आधुनिक ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब हुई, तो 1936 बर्लिन से हुई थी। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। एक कथा भी प्रचलित है, उस कथा का भी मैं जिक्र कर दूं आपसे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो रहा, लेकिन चीज़ें हैं आपके सामान्य अध्ययन के लिए आवश्यक है। मैं नहीं चाहता कोई भाग आपका छूट जाए। तो मिस्र की एक देवी होती थी हेरा देवी। हेरा देवी के मंदिर में एक मान्यता थी, वहाँ पर यह मसाल रख दी जाती थी और सूर्य की किरणें उस मसाल पे पड़ती थी, और जब उस सूर्य की किरणें उस मसाल पे पड़ती थी तो वह क्या कहते हैं, मसाल जल उठता था। और जिस वर्ष वह मसाल जलता था उस वर्ष क्या कहते हैं, खेलों का आयोजन होता था। अगर मसाल नहीं जलती थी तो खेल का आयोजन नहीं होता था, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। आइए इसी क्रम में हम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी बात कर लें। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी बात करते हैं। इस कमेटी की जो स्थापना है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस, ध्यान रखिएगा, इसकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना का जो दिन था वो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन अगर इसका मुख्यालय पूछा जाए या हेड ऑफिस पूछा जाए तो वह आपका स्विट्जरलैंड में स्थापित है। मैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के कुछ सदस्य देशों की बात कर दूं। इसमें 150 सदस्य देश हैं, जिसमें 100 नॉर्मल कंट्रीज़ हैं आपकी हैं, सामान्य देश जो इसमें हैं, आपके 48 हॉनरेरियम हैं और 2 आपके हॉनर कंट्रीज़ हैं जो इसमें डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल के रूप में इसकी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि शुभंकर क्या है, शुभंकर या मस्कट, इसका ये कब ओलंपिक खेलों में इसका प्रचलन हुआ। जैसे आप मछली देखते हैं, ड्रैगन देखते हैं, तमाम सारे उसमें चित्रों की बातें हम करते हैं। तो इसकी अगर शुरुआत आप देखेंगे, इसकी शुरुआत 1968 में इसका प्रारंभ सबसे पहले किया गया था। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि ओलंपिक भारत के संदर्भ में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करता है या भारत की भूमिका ओलंपिक में किस प्रकार रही, तो अगर मैं 2 चीज़ों की मैं केवल बात करूंगा। अगर 1 रैंकिंग की अगर आप बात करेंगे तो भारत हॉकी में नंबर 1 की रैंकिंग पे, जिसमें भारत ने आज तक 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किए हैं, अपने नाम किया, ये खिताब अपने नाम किया है। अगर आप शूटिंग की बात करेंगे, शूटिंग में क्या कहते हैं कि हम 34वें रैंक पे हैं, जिसमें अभी तक हमें 1 गोल्ड मिला हुआ है, 2 सिल्वर मिले हुए हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला हुआ है। हम 2012 में हम देखेंगे, 2012 में हमारे पास कुल पदकों की संख्या 6 थी और एक बहुत बड़ा नाम था। हमने पूरे विश्व जगत में अपने डंके की चोट पर हमने बता दिया था कि हम इसमें प्रतिभाग कर चुके हैं और हम आ चुके हैं। लेकिन 2016 में आप आएंगे, 2016 में बेटियां मेरा अभिमान, यह जो स्लोगन था, इस स्लोगन को यथार्थ और सत्यता के राह पर दिखा दिया। 2016 में रियो जनेरियो में जो उस समय ओलंपिक गेम चल रहे थे, उस ओलंपिक गेम में पीवी संधू, बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी, इन्होंने क्या कहते हैं, सिल्वर मेडल जीता। और साक्षी मलिक, जिन्होंने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और महिलाओं ने भारत की लाज को रखा। इन महिलाओं ने अपने झंडे गाड़ दिए। इन महिलाओं ने यह प्रबलता दिखा दी कि भारत की जो नारी शक्ति है वो किसी से पीछे नहीं है, और इसने अपने झंडे के परचम के लहराते हुए 2016 के रियो जनवरी में क्या किया, हम भारत का खाता खोला। यदि सवाल कभी यह पूछ लिया जाए कि प्रथम कुश्ती विजेता भारतीय महिला कौन थी, भारतीय पुरुष कौन था, तो वह केडी जाधव। 1952 में हेलसिंकी के ओलंपिक खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। लिएंडर पेस की अगर आप बात करेंगे, लिएंडर पेस ने 1996 में अटलांटा में टेनिस में इन्होंने कांस्य पदक इन्होंने भी जीता था। लेकिन सबसे गर्व की बात जो थी, अगर सवाल जब कभी पूछे जाते हैं, 3 सवाल ही आपके लिए बनते हैं। ये सवाल कभी पूछा जाता है कि वह कौन सी प्रथम भारतीय महिला थी जिसने ओलंपिक में अपना परचम लहराया, तो सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी में जो हमारा उस समय ओलंपिक खेल चल रहे थे, उस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीतकर पहली भारत्तोलक महिला ने अपने भारत का नाम ऊंचा किया था। हम बात करेंगे इसी क्रम में, अगर देखेंगे कि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप कि पानाथिनाको स्टेडियम में ही जाकर वह आयोजक राष्ट्र को वहाँ पर राख दी जाती है, मसाल की राख वहाँ पे सौंपी जाती है। और ये जो स्टेडियम है यूरोप में स्थित है। कभी पूछा जा सकता है कि पानाथिनाको क्या है, ये किसी वस्तु का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी स्टेडियम का नाम है, किसी खेल का नाम है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेडियम का नाम है। कहाँ पर है, यूरोप में है। क्यों प्रचलित है, क्यों जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो आयोजक राष्ट्र होता है, उस आयोजक राष्ट्र को यह क्या कहते हैं, राख वहाँ पर, मसाल की राख को वहाँ पर सौंपा जाता है। एक चीज़ आपको और बता दूँ, धीरे धीरे मैं इस विषय को खत्म कर रहा हूँ। 2016 में 28 खेल ओलंपिक में सम्मिलित किए गए थे
और 2020 जो वर्तमान में जो मध्य 2021 में होने के लिए टोक्यो में जो आयोजित हो रहे हैं खेल इस समय, इसमें जो है वो 33 खेलों को सम्मिलित किया गया है। वो 5 जो नए खेल जोड़े गए हैं वो कौन से खेल हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला खेल है सर्फिंग, दूसरा है स्केटिंग, तीसरा है कराटे, चौथा है रग्बी यूनियन। ये जो खेल हमारे साथ जोड़े गए हैं, इसमें बेसबॉल को भी जोड़ा गया है। बेसबॉल के साथ ये जो 5 खेल हमारे हो रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा, सर्फिंग, स्केटिंग बोर्डिंग, स्केटिंग, बेसबॉल, कराटे, रग्बी यूनियन, इन सारे खेलों के साथ मिलकर हम लोग इस खेलों की जो संख्या हमारी बड़ी है, वो जो नए 5 खेल सम्मिलित किए गए हैं, उन्हें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि इस ओलंपिक का पूरा इतिहास क्या है। सन 1932 में घटना और घटी थी, उस घटना की भी हम चर्चा करते हैं आपसे। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो राजनीतिक पक्ष मुझसे छूट ना जाए, इसकी वजह से कुछ बातें रह जा रही थी। मैंने कहा मैं उसे भी आपसे डिस्कस कर लूँ। ओलंपिक 1936 की बात है, बर्लिन में उस समय ओलंपिक चल रहा था। ओवलेंस ने वहाँ पर एक धावक था जो अफ्रीकी धावक था, वो 100 मीटर, 200 मीटर लंबी लॉन्ग जंप में और 4x100 के रिले रेस में उसने प्रतिभाग किया था। और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें वो चारों में स्वर्ण पदक जीत कर आया। सबसे बड़ी बात यह थी कि हिटलर के दिमाग में जो था कि वो जर्मन खिलाड़ी ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जर्मन खिलाड़ी के रगों में जो होता है वो जुनून और जोश होता है, वही जीतने का केवल अधिकार होता है और किसी के पास जीतने का अधिकार नहीं होता। तो उस समय हिटलर उस फील्ड में मौजूद था और हिटलर ने उस अफ्रीकी खिलाड़ी से हाथ तक नहीं मिलाया। लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग जंप की बात अगर मैं करूं, बर्लिन का ही निवासी उस समय लुंड से वहां पर खेलने के लिए आया हुआ था और उसने एक ओवलेंस, पहली बार जब डिस्क्वालीफाई हुए दूसरे राउंड में जब आते हैं तो उन्होंने बताया कि तुम ओवलेंस एक काम करो कि रुमाल को रख के तब तुम दौड़ो, तब तुम लॉन्ग जंप के लिए तब तुम कूदो, तो तुम क्या कहते हैं फाउल नहीं करोगे। क्या पता था लुडविल को कि जो वो सलाह दे रहा है वह उसे ही हरा देगा, और वो ऐसी बाजी पलटी, ऐसा खेल भावना से उसने बताया था। खेल स्पिरिट, जो गेम स्पिरिट होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो और ओलंपिक में जितने खिलाड़ी जाते हैं उनके अंदर गेम स्पिरिट इतनी अच्छी होती है, स्पोर्ट स्पिरिट इतनी अच्छी होती है कि उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिद्वंदिता नहीं होती। इस प्रतिस्पर्धा की वजह से, इस खेल भावना की वजह से उसने बताया कि आप कैसे बचे एक फाउल से। और ओवेल्सन ने क्या किया कि उस जब लंबी जंप ने मांगा, तो जब वो लंबी जंप उसने मारा तो उसे क्या पता था कि उसकी झोली में सोने का गोल्ड मेडल आ जाएगा। अब वो 4 मेडल जीतने के साथ उसने पूरे उस ओलंपिक, बर्लिन के ओलंपिक में हाहाकार मच गया। और उस समय हिटलर जो वहाँ पे मौजूद था स्टेडियम में, और उठा और वहाँ से चलता बना। यह क्या खेल स्पिरिट की भावना थी। पहली बार उसका ये सपना टूटा था, पहली बार जर्मन के खिलाड़ियों के लिए जो उसके मन में जो भाव था वो कमज़ोर दिखता हुआ महसूस हुआ। और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जब इस तरह की भाव जब आया तो लोगों ने बड़ी ही आलोचनाएं की, बहुत सारी चीज़ें उसमें आई। और आज के मेरे लेक्चर में बस इतना ही। एक आखिरी सवाल कि अगला जो गेम हमारा होगा वो कहाँ पर होगा। 2024 में जो हमारा ओलंपिक होगा वो फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में मुझे लगता है कि ओलंपिक से आने वाले जितने सारे सवाल हैं आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो आप सभी को मेरा प्रणाम।